हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। उसी का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने पहला वीडियो में आपका टोटल 45 प्रश्न तक करवाया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, 45 प्रश्न से लेकर के 78 प्रश्न तक करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इसी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, तो जो भी पहला वीडियो को नहीं देखे आप लोग इसके बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। हम लोग टोटल इस वीडियो में 45 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट सभी प्रश्न का आप लोग आंसर देते हुए चलिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो खत्म होने के बाद एक बार उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, तभी जो है ये प्रश्न आपको याद रहेगा। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए 46 नंबर प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। 45 नंबर प्रश्न तक आपका पहला वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे आपको जरूर लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए, जीवक की ख्याति किस रूप में की थी? ध्यान दीजिएगा, जीवक की जो ख्याति है वो किस रूप में थी बताइएगा। 46 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो है वैद्य के रूप में। जीवक जो है एक आदमी का नाम है। जैसे पूछा गया था कि जीवक जो है वो कहां का रहने वाला था, तो मैंने आपको कहा था जीवक जो है वो राजगृह का रहने वाला था। राजगृह क्या था? तो मगध महाजनपद का जो राजधानी था वो था राजगृह। ध्यान दीजिएगा, पहले मगध महाजनपद का राजधानी क्या था? राजगृह, और यहीं का रहने वाला था जीवक। और जीवक की जो ख्याति किस रूप में थी? वो थी वैद्य के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी आपका 46 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? बताइएगा। तो ये जो अंग राज्य है वो आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली। 47 का बिल्कुल आपके जो सही आंसर है यहाँ पर हो जाएंगे आपके भागलपुर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा भागलपुर। तो अंग राज्य जो है वो आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 48, बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से था? नंद वंश से, हर्यक वंश से, शिशुनागंध वंश से, या फिर मौर्य वंश से? तो बिंबिसार का जो संबंध है वो कौन से वंश से था? बिल्कुल 48 का जो सही जवाब है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे हर्यक वंश से, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से, बृहद वंश से, नंद वंश से, मौर्य वंश के? तो जरासंध का जो संबंध है वो कौन से वंश से था? बिल्कुल 49 का जो सही आंसर है वो यहाँ पर आपको जाएंगे बृहद वंश से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध में, अंग में, या फिर गांधार राज्य, या फिर मल राज्य? तो बताइएगा। तो तक्षशिला जो है वो किस राज्य में स्थित था? 50 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपको हो जाएंगे गांधार राज्य में। ध्यान दीजिएगा, तक्षशिला जो है वो गांधार राज्य में स्थित था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 45, फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ आंसर दीजिए कमेंट में, तभी आपको प्रैक्टिस होगा, बहुत मजा आएगा। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी भी पढ़ाए हैं, तो आप लोग उन वीडियो को भी देखिएगा, और इस वीडियो के बाद फिर इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को लेके आएंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? अशोक से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त मौर्य से, कनिष्क से? सेल्यूकस जो कि क्या था बताइएगा। तो आप लोग कल मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, ये जो है यूनानी राजदूत था। तो यूनानी राजदूत कौन था? सेल्यूकस। तो ये जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किस राजा से किया था? 51 का बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ऑप्शन से आपका सही हो जाएंगे। सेल्यूकस जो है वो यूनान का शासक था, और इसी के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस जो है वो सबसे पहले सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस जो है वो यूनान का शासक था, और इसी का यानी कि सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी था उसी का नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है वो कहां पर आए थे? तो वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, और मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है इंडिका। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 51 की राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के किस शिलालेख में है? 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, 14वें शिलालेख में? तो धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के कौन से शिलालेख में लिखा गया है? बिल्कुल 52 के जो सही आंसर है वो यहाँ पर आपको जाएंगे 13वें शिलालेख में। ठीक है, तो धर्म विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिला है, अशोक का 13वें शिलालेख में। 52 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 53, कालिदास जो है वो किसके समकालीन थे? अशोक के समकालीन, समुद्रगुप्त के समकालीन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन, या फिर कनिष्क के समकालीन? तो कालिदास जो है वो किसके समकालीन थे? 53 के आपके जो सही आंसर है वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन सी आपका 53 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 54, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हमने आपको कई बार करवाया, भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
पूछा गया प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो जरूर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 55, मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या थी, बताइएगा। देखिए आपको पता है पहले मगध जो है वो क्या था, एक महाजनपद था, ठीक है। हम लोग टोटल 16 महाजनपद के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इस 16 महाजनपद में एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। तो मगध की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, पहले राजगृह था, ठीक है। और इसके बाद मगध की राजधानी को बाद में बदल दिया गया और बाद में रखा गया पाटलिपुत्र, ठीक है। तो मगध की राजधानी पहले क्या थी, राजगृह थी। राजगृह मतलब जहां पर राजा का शासन होता है या फिर बोल सकते हैं राजा का रहने का जगह। ऑप्शन आपका बी 55 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आप करेंगे 56, मगध का प्राचीनतम गजवंश कौन था, नंद वंश था, मौर्य वंश था, हड़िय वंश था, शिशुनाग वंश था। तो मगध का जो सबसे पुरानी जो वंश है वो कौन सा वंश था, 56 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएंगे हड़ियक वंश। ऑप्शन सी आपका 56 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 57, पाटलिपुत्र का किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी गजधानी बनाई थी, बताइएगा। तो पाटलिपुत्र का किम गजा ने सर्वप्रथम अपनी गजा बनाई थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी, महापद्मनन, ठीक है। 57 के बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो हो जाएंगे उदयीन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 58, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किस नदी के संगम पर की थी, बताइएगा। तो कौन सी नदी के मिलने पर, कौन सी नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने की थी। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, उदयीन ने किया था। अब यहाँ पर पूछा गया किस नदी के संगम पर, गंगा, सोन, पुनपुत या फिर इन सभी के संगम पर। तो 58 के जो सही आंसर है बिल्कुल आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे इन सभी के संगम पर, यानी कि गंगा, सोन और पुनपुन ये सभी नदी जब संगम हुआ, जब मिला, तो उसी समय जो है उदयीन जिसका नाम था उसी ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, अस्थमूलस क्या नाम है, अस्थमूसल नामक जो आक्रामक यंत्र का प्रयोग है वो किस जनपद में सबसे पहले किया गया था, काशी जनपद में, वैशाली जनपद में, मगध जनपद में, कौशल जनपद में। तो ये नाम पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्थमूसल क्या नाम है, स्थमूसल नामक जो आक्रामक यंत्र है, अटैक करने वाला जो यंत्र है, जो हथियार है, जो औजार है, उसका जो प्रयोग है सबसे पहले किस जनपद में किया गया था। 59 के आपके जो सही आंसर है वो हो जाएंगे मगध जनपद में। कभी कभी आपको पूछ देगा किस महाजनपद में और कभी कभी पूछ देगा किस जनपद में, ठीक है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर आपको 59 का ऑप्शन सी लगा देना है एकदम। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 60, ताम्रलिपि बंदरगाह जो है वो कहां पर अवस्थित था, गुजरात में, केरल में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो ताम्रलिपि बंदरगाह वो कहां पर अवस्थित था, 60 के बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो हो जाएंगे बंगाल में। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ताम्रलिप्ति ये जो है बंदरगाह आपका बंगाल में था। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। बंदरगाह किसे कहा जाता है, जहां पर पानी जहाजों को रोका जाता है, ठीक है। पानी जहाजों को जो जहां पर रोका जाता है उसी को बंदरगाह बोला जाता है। जहां पर नाव वगैरह रुकता है उसी को भी बंदरगाह बोला जाता है। तो 60 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 61, इलाहाबाद जो है प्रशस्ति का लेखक कौन है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है, कालिदास, शुद्रक, हरिशन या फिर रवि कीर्ति। 61 के बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो हो जाएंगे हरिशन। ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है वो कौन है, वो है हरिशन। देखिए कई बार पूछा गया है आपको, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक दो बार देख लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 62, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था, पूछा गया प्रश्न आपको। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चाणक्य जो है भारत के किस शिक्षण संस्था में, यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूट में, भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां पर उन्होंने जो है पढ़ाई किया था। 62 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो क्या हो जाएंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। चाणक्य ने जो है यहीं पे अध्ययन किया था, यानी कि पढ़ाई किए थे। ऑप्शन भी आपका 62 का बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्री के जो रचनाकार है वो कौन है, तो अर्थशास्त्री के रचनाकार कौटिल्य भी है और चाणक्य भी है, ठीक है। लेकिन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको चाणक्य अगर ऑप्शन में तो आपको चाणक्य लगाना है, अगर आपको कौटिल्य ऑप्शन दे तो कौटिल्य लगाना है, अगर दोनों रहे ऑप्शन में तो दोनों लगाना है। ध्यान दीजिएगा। तो चाणक्य भारत की किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो है चाणक्य ने जो है पढ़ाई की थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 63, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था, मगध में, गांधार में, अंग में, पांचाल में। 63 का जो है सही जवाब यहां पर आपको जाएंगे वो है मगध में। तो प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर स्थित था, तो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे, मगध में था। 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 64, शक संवत की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, 82 ईस्वी से, 78 ईस्वी से, 76 ईस्वी से, 72 ईस्वी से। तो शक संवत की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, 64 के जो सही जवाब है वो हो जाएंगे 78 ईस्वी से मानी जाती है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65,
विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? लोहा, तांबा, चांदी, टीन, बताइएगा। तो विश्व में सबसे पहला जो धातु पाया गया था वो कौन सा धातु था? 65 का राइट आंसर आपको जाएंगे तांबा। ध्यान देखिएगा, तांबा जो है वो सबसे पहले धातु थी जो कि दुनिया में पाया गया था। लोहा तो बहुत बाद में आया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? अरामाइक, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली? ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी थी? 66 के बिल्कुल आपको जो सही आंसर हो जाएंगे ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त पहला से, चंद्रगुप्त से या फिर समुद्रगुप्त से या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से या फिर स्कंदगुप्त से? ध्यान दीजिएगा, तो प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो कौन से गुप्त शासक से था? 67 का बिल्कुल आपको जो सही आंसर है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, अपने स्वयं के खर्चे से दूरदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से दूरदर्शन झील की जो मरम्मत है वो किसने कराई थी? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने, स्कंदगुप्त ने? तो अपना स्वयं का खर्च करके जो है जो सुदर्शन झील था उसी को ठीक किया था, यानी कि मरम्मत करवाया था, उसका वो शासक का नाम क्या है? 68 के बिल्कुल आपको जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा रुद्रदमन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, अशोक किस वंश का शासक था? तो यार बीच में आपको पूछा गया है अशोक जो है वो किस वंश का शासक था? 69 का बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी मौर्य वंश का। ठीक है, तो अशोक जिन्होंने धम्म की शुरुआत किया, अशोक जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करता था, तो अशोक जो है वो कौन वंश का संस्थापक था, कौन वंश का शासक था? शासक था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश का शासक था अशोक। ठीक है, 69 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 70, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर आपका वाल्मीकि है, वेद व्यास है, मेगास्थनीज है, कौटिल्य है। तो यहाँ पर सिर्फ कौटिल्य है, तो आपको राइट आंसर क्या लगा देना? कौटिल्य। कभी कभी आपका चाणक्य रहेगा तो चाणक्य लगा देना, दोनों रहेगा तो दोनों लगा देना है। तो 17 की जो राइट आंसर है यहाँ पर आपको जाएंगे ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे कौटिल्य। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। कई बार आपको पूछा गया है तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 71, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 2021 के रूल एग्जाम में पूछा गया है जो कलिंग की लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी। ठीक है, 71 की जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपको जाएंगे 261 ईसा पूर्व में। तो कलिंग की जो लड़ाई है वो 261 ईसा पूर्व में दिया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना थी? कौटिल्य की, विशाखादत्त की, मेगास्थनीज की, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा आप लोग। 72 का बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो हो जाएंगे विशाखादत्त की। ठीक है, तो मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम है इंडिका। अगर आपको पूछे कि इंडिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र, और वहीं पे पूछा जाएगा मुद्रा राक्षस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की टोटल 4 है, संख्या 4 है। कौन कौन सा है अगर पूछा जाए तो आपको राइट आंसर देना। सबसे पुरानी वेद जिसका नाम है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो वेदों की संख्या टोटल 4 है। राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे। हाल ही में 2021 में प्रश्न जो है आपको पूछा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? कनिष्क का जो राज्यरोहण है वो कब हुआ? 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 में या फिर 98 में? 74 का बिल्कुल राइट आंसर आपको देंगे 78 ईस्वी में। तो कनिष्क का जो राज्यरोहण है वो कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन भी आपका 74 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, मालविकाग्निमित्र ये जो है किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो मालविकाग्निमित्र है ये किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा, पतंजलि के द्वारा, कलहन के द्वारा, विशाखादत्त के द्वारा? 75 के बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे कालिदास के द्वारा। तो अगर आपको पूछा जाए कालिदास जो है, कालिदास के द्वारा कौन सी रचना लिखा गया है? तो वो है मालविकाग्निमित्र, या फिर मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी रचना है? तो कालिदास की। ऑप्शन आपका 75 का बिल्कुल ये जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएंगे 76, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख जो है वो कौन सी लिपि में है? देवनागरी, ब्राह्मी, शारदा, गुरुमुखी? 76 का बिल्कुल आपका जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएंगे ब्राह्मी। ऑप्शन आपका बी 76 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 का राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 77, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को जो है किसने नियुक्त किया था? कभी कभी आपको दे देगा धम्म की शुरुआत किसने की, कभी कभी आपको दे देगा धम्म महामात्रों की। तो राइट आंसर बिल्कुल वही होगा अशोक। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जाए, तो अगर आपको पूछे धम्म की शुरुआत किसने की तो वो भी अशोक, और अगर आपको पूछे धम्म महात्रों की नियुक्ति या फिर शुरुआत किसने किया था तो वो भी अशोक। ठीक है, क्योंकि धम्म महात्रों और धम्म जो है दोनों एक ही चीज होता है, कोई भी अलग चीज नहीं होता है। 77 के राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 78। जीवन वैद्य किस वंश के काल में थे? किस वंश के काल में थे जीवक वंश? जीवक वैद्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश। 78 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि जो जीवक वैद्य है वो हर्यक वंश के शासन काल में थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल 78 प्रश्न को, यानी कि इस चैप्टर का राजा किसान और नगर 12 क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, इसका हम लोग टोटल 78 प्रश्नों को किए हैं, लगभग 80 प्रश्नों को किए। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो पहले आप लोगों को पूरा थ्योरी पढ़ना है, फिर इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव का जो पहला वीडियो उसको पढ़ना है, फिर ये दूसरा वीडियो है, इसके बाद जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा पढ़ लेना है। उसके बाद आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट, यानी कि एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपका दोस्त अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है प्लीज उसको भी बताइएगा कि देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है, फटाफट जुड़ जाइए। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक